हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आजकल हम क्लास 12th फिजिक्स का 10th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमने चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ लिया है और आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा वो क्लास 12th के 10th चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का होगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, न्यूमेरिकल्स एक टफ़ टॉपिक होता है जिसे सभी स्टूडेंट को करने में काफ़ी परेशानी होती है। देखिए, न्यूमेरिकल्स कठिन तभी हो जाते हैं जब आपको फार्मूले और कंसेप्ट नहीं पता होते हैं। देखिए, अगर आपने फार्मूला रट लिया तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको कंसेप्ट तैयार है, फार्मूले नहीं पता है, तो भी आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, कंसेप्ट प्लस आपके फार्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन को अपने नोट से रीड करेंगे और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता रहेगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन होगा कि 589 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति तथा चाल क्या होगी, और जल का अपवर्तनांक हमें यहाँ 1.33 दिया है। तो आपको यहाँ पर इतनी चीज़ें ज्ञात करनी है पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न में हमें क्या क्या दे दिया है, इस चीज़ को पहले आप नोट करेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल्स लगाते समय उसमें क्या क्या डिजिट्स दिए गए हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। हमें तरंगदैर्घ्य दे दिया है लैम्डा ए, मतलब जब वह वायु से जल पर आपतित होता है तो वायु में उसका अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य दे दिया है 589 नैनोमीटर। इसे मीटर में बदल दें तो 589 गुणे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 होता है मीटर। तो 10⁻⁻9 ये हो जाएगा हमारा मीटर। और साथ में यहाँ पर हमें ANW अपवर्तनांक भी दे दिया 1.33। और हमें यहाँ पर ये भी निकालना है प्रकाश की चाल भी तो हमें पता ही होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये भी हमें पता ही होता है। अब हमें इसमें पहला सवाल करेंगे परावर्तित प्रकाश के लिए। परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए देखिए हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे परावर्तित प्रकाश का यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, ठीक है। पहला सवाल होगा, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगा क्योंकि माध्यम नहीं बदलता है। जब प्रकाश परावर्तित होता है तो आप जानते हैं कि प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है और एक ही माध्यम में किसी भी प्रकाश की चाल बदलती नहीं है, तो तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलेगी। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि परावर्तित प्रकाश की चाल व तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। तो हम पहला टॉपिक ये कह सकते हैं कि लैम्डा 1 बराबर क्या आ जाएगा, मतलब इसके लिए लैम्डा ए ही रह जाएगा और इसका मान है 589 नैनोमीटर। आप मीटर में भी चेंज करके लिख सकते हैं। और दूसरा सवाल हमारा यह हो जाएगा प्रकाश की चाल वही रहेगी, वायु में है तो वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ही रह जाएगा।
दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा पहले में। तीसरी बात हमें क्या निकालनी है, आवृत्ति। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति न्यू, वैसे न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है, सी बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो आप वहीं से फॉर्मूला निकला है ये चीज़, चूँकि हम जानते हैं कि सी बराबर होता है न्यू लैम्डा, इसलिए इतना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये न्यू बराबर सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 589 × 10⁻⁹। आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आंसर निकल कर आएगा कि 5.093 × 10⁻14। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 14, और इसे हम क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। ठीक है, आप जानते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, हर्ट्ज में लिखी जाती है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपना इसमें सेकंड पार्ट करेंगे अपवर्तित प्रकाश के लिए। यानी अपवर्तित प्रकाश के लिए यहाँ पर तरंगदैर्घ्य कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश वायु से जल में जा रहा है तो इसकी चाल तो बदल जाएगी। आप जानते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो ये हमारा एयर है और ये हमारा क्या है, वाटर है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो कितनी कम होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, और जब प्रकाश की चाल बदल जाएगी तो तरंगदैर्घ्य भी बदल जाएगी। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि सबसे पहले पहला चीज़ निकालेंगे तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर लिखेंगे यदि तरंगदैर्घ्य यदि जल में, ऐसा लिख लें, यदि जल में तरंगदैर्घ्य λw हो, तब हम जानते हैं कि ANW बराबर होता है λA अपॉन λw। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए, हमने इसे पढ़ाया है। फिर आप λw का मान निकालना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा λw बराबर, ये हो जाएगा λA अपॉन ANW। और λA मतलब जो एयर में तरंगदैर्घ्य था वही चीज़, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 589 × 10⁻⁹ और बटे यहाँ पर ये चीज़ दे दिया है आपको, अपवर्तनांक कितना है, 1.33। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 442.85 × 10⁻⁹ मीटर के। और ये एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 442.85 नैनोमीटर। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, प्रकाश की चाल। अब देखिए प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है अपवर्तनांक का। तो यहाँ पर हमें पता है कि ANW बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA अपॉन VW। यानी हम ये कह सकते हैं कि यह वायु में प्रकाश की चाल है और ये जल में प्रकाश की चाल है। जल में प्रकाश की चाल निकालने के लिए इसका गुणा यहाँ पर कर दें, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इसे C भी लिख सकते हैं, C लिख लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर चला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा VW बराबर C अपॉन ANW। तो C का मान है 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होता है। ANW का मान 1.33 है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल कर आएगा 2.256 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इस टॉपिक को भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। फिर उसके बाद इसी में तीसरा आएगा। तीसरी बात हमको क्या सॉल्व करनी होगी इसमें, हाँ यहीं पर लिख लेते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति हमारी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, कितनी, 5.093 गुणे 10⁻14 हर्ट्ज की। यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि माध्यम बदलने पर आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है। पहला है, इसमें आपको दे रखा है कि किसी बिंदु स्रोत से अपसरित प्रकाश। किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश अपसरित होता है तो वहाँ पर गोलीय तरंगाग्र बनता है, ऐसा हमने बताया था। तो ये बहुत आसान है। पहले का जो आंसर होगा गोलीय तरंगाग्र बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, गोलीय तरंगाग्र, ठीक है। आपको हमने बताया था कि जब बिंदु प्रकाश स्रोत होता है तो यहाँ से जब वेव फ्रंट बनते हैं तो इस तरह से वेव फ्रंट बनते हैं, गोलीय, ठीक है। तो पहले का आंसर गोलीय तरंगाग्र हो जाएगा। और दूसरा है हमारा बी वाला पार्ट। बी में कह रहा, उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है। तो यहाँ पर आप देखिए इस टॉपिक में कि जब किसी लेंस से कोई प्रकाश अपसरित मतलब निर्गमित होता है, जबकि वह उसके फोकस पर रखा हो, तो फोकस पर रखा होता है तो प्रकाश अपवर्तित होकर क्या होती है, मुख्य अक्ष के इस तरह से समांतर हो जाती है। आप लोगों को हमने फ्रॉनहोफर विवर्तन में बताया था, ठीक है। तो ये प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, अर्थात इस तरह से वेव फ्रंट बनते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समतल तरंगाग्र। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा दूसरे का समतल तरंगाग्र बनेगा। क्या बनेगा, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ठीक है। और हमारा ये सी वाला पार्ट होगा। यहाँ पर कह रहा है, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी पर अवरोधित भाग। देखिए, जब कोई तारा एक बिंदु प्रकाश स्रोत है और बहुत दूर है, तो जब कोई बिंदु प्रकाश स्रोत बहुत दूर होता है और तारे से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो धरती पर आते आते बहुत बड़ा सा वृत्त बना लेगा, ऐसे गोला, ठीक है। यानी जैसे बिंदु प्रकाश स्रोत से चारों ओर जब वेव फ्रंट बनते हैं तो इस तरह से गोलाकार बनते हैं ना। जब इस तरह से गोलाकार बनेगा तो पृथ्वी तक आते आते जो ये वेव फ्रंट इस तरह से बनते हैं, दूरी बढ़ने के साथ साथ अगर इस वृत्ताकार पर कोई सूक्ष्म क्षेत्र हम लेंगे तो यह क्या करेगा, एक समतल तरंगाग्र की भांति व्यवहार करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि तीसरे का आंसर भी हमारा क्या होगा, समतल तरंगाग्र ही होगा, समतल तरंगाग्र, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ऐसे ही आप नोट कर सकते हैं। आप ये मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तेरे बिन न बदलेंगे
तो अब हम अपना अगला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कांच, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कांच का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं कि ए वाले का आंसर होगा। कांच का अपवर्तनांक तो हम AnG कह सकते हैं। AnG बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक 1.5, ये हमको दे रखा है। फिर कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात में प्रकाश की चाल दी गई है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमको दिया है। तो हम प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में संबंध जानते हैं कि AnG बराबर C/VG होगा। देखिए C क्या है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और VG का मतलब वेलोसिटी ऑफ ग्लास है ना, ग्लास में। तो हमें क्या निकालना है, यानी यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, कांच में प्रकाश की चाल यानी VG निकालना है। तो VG को यहाँ पर कर दें, ये हमारा हो जाएगा C/AnG, मान भर दें तो 3 × 10⁸ और अपॉन में AnG की वैल्यू हमें दी रखी है 1.5। 1.5 है तो 1.5 दूना क्या हो जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान है। फिर हम अपना अगला पार्ट इसी में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट यानी बी पार्ट हम देखेंगे। देखिए हाँ, ये बात सही है कि कांच में प्रकाश की जो चाल होती है उसके रंग पर निर्भर करती है। यहाँ पर लिखेंगे हम, हाँ कांच में प्रकाश की चाल रंग, प्रकाश के रंग है ना, कांच में प्रकाश की चाल रंग पर निर्भर करती है, रंग पर निर्भर करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, तो साथ में तरंगदैर्ध्य भी अलग होती है। और ये भी पता है कि हर रंग की तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। किसी रंग की तरंगदैर्ध्य कम तो किसी रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक भी होती है। तो इस हिसाब से जब तरंगदैर्ध्य अलग अलग है, चाल अलग अलग होती है, तो तरंगदैर्ध्य अलग अलग हुआ, और तरंगदैर्ध्य अलग अलग है इसका मतलब वो रंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश की चाल रंग पर निर्भर करती है। और तथा बैंगनी रंग की चाल लाल की अपेक्षा, लाल रंग की अपेक्षा धीमी होती है। तो इस तरह से हम अपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.8 mm है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं, आप इसे देखेंगे। सबसे पहले हमें दिया है
यहाँ पर दो झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी, बराबर है 0.28 mm, ये दे दिया है। और यहाँ पर दूसरा डिजिट दिया है, पर्दा जो है 1.4 मीटर की दूरी पर, यानी कैपिटल डी बराबर दे दिया 1.4 मीटर, ये मीटर है। उसके बाद केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के जो बीच की दूरी y होती है, यानी y4 बराबर हम कह सकते हैं 1.2 ये सेंटीमीटर दे दिया है। इतना हमें क्या करना है, लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो इसमें समझना है हमें, ये mm है तो मिलीमीटर को मीटर में अगर बदलना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 0.28 गुणे 10⁻³ मीटर कह सकते हैं। ये मीटर में है ही, इसको बदल दीजिए 1.2 गुणे 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है कि चूँकि हम जानते हैं कि yn, देखिए इसे काई m से भी दर्शाते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, yn बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या होता है, स्मॉल डी, ठीक है। और yn की जगह पे क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि y4 बराबर n की जगह पर 4 हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो बाकी चीज़ों को इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा देखिएगा। तो लैम्डा बराबर मैं लिख सकता हूँ, डी का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, y4 मल्टीप्लाई स्मॉल डी अपॉन ये 4 और डी नीचे आ जाएगा, डी इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू भर देते हैं, ठीक। तो मान भरेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर देखिए y4 यानी चौथे दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है वो 1.2 गुणे 10⁻² है, और डी की वैल्यू दे दी गई है 0.28 गुणे 10⁻³ और अपॉन में यहाँ डी की वैल्यू 1.4 है और गुणे यहाँ पर ये 4 होगा, तो 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए इसे काटेंगे कैसे, आप देखिए एक अंक से यहाँ पर दशमलव हटा दीजिए, ठीक है। एक अंक से यहाँ से दशमलव हट जाएगा जब, तो आप यहाँ पर भी एक अंक से दशमलव हटा देंगे, यहाँ आना चाहिए, और 1 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ दशमलव गायब हो गया। अब देखो 14 एकम 14, 14 दूना 28, ठीक है। अब 2 एकम 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक, 20 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं, ये आपका 20 हो गया है, तो ये 4 5 20 और ये हमारा आ जाएगा 4 3 12, 0.3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना आ जा रहा है ना, ये लैम्डा बराबर यहाँ पर 0.3 अपॉन में 5 रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 कर सकते हैं। देखिए दशमलव यहाँ से अगर हटा दूँ मैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे 0.3 में भाग देने के लिए यहाँ पर आप अलग से भाग दे दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से 0 हो जाएगा 50। तो मैं कह सकता हूँ कि अब मुझे 3 में 50 का भाग देना चाहिए, दशमलव बढ़ाइए 0 बढ़ जाएगा, अभी भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा दीजिए, 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो अब हो जाएगा 50 छक्का 300, ठीक है। तो यहाँ से भाग देने पर ये हमारा आ जाएगा लैम्डा बराबर ये 0.06 गुणे 10⁻⁻5, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि दशमलव को एक अंक के बाद रखते हैं, तो यहाँ से 2 अंक खिसका दीजिए, तो ये आ जाएगा लैम्डा बराबर 2 अंक खिसकाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6.0 गुणे 10⁻⁻7, 2 अंक इसमें से और घट जाएंगे तो ये इतना बढ़ जाएगा। ये तरंगदैर्ध्य है, तो तरंगदैर्ध्य को हम मीटर से दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर इसे मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो इसमें मैं अगर
3 जीरो और बढ़ा दूँ, 3 अंक और इधर खिसका दूँ, तो मुझे कहना पड़ेगा कि और 3 का भाग दे दिया मैंने, तो लैम्डा बराबर मैं इसे 6000, 2 अंक 3 अंक और इधर कर दें तो गुणे 10 के पावर हम कह सकते हैं -10 मीटर। और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से आप इस आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी आसान है अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से सीखे हैं, बाकी कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जब पथांतर लैम्डा है, प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, यानी तीव्रता I बराबर ये दिया है, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर पथांतर λ/3 होगा। तो हमें क्या दिया है, सबसे पहले इसे नोट करना है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है जब पथांतर लैम्डा है, ठीक है, जब पथांतर बराबर लैम्डा है तो तीव्रता इंटेंसिटी यानी I1 बराबर दे दिया है हमें K के बराबर। और यहाँ पर दूसरा है जब पथांतर हमें दे दिया है λ/3, तब तीव्रता यानी इंटेंसिटी I2 बराबर हमें निकालनी है। तो इसके लिए देखिए इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है कि I बराबर होता है I1 + I2 + 2 √ I1 × I2 और इसके बाद cos phi होता है, लेकिन हमें अभी cos phi की वैल्यू नहीं पता है, दो अलग अलग के लिए है। तो सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता है कि थीटा बराबर 2π/λ × x से, ये एक फार्मूला है जहाँ पर x क्या है, दिए हुए बिंदु का तरंगदैर्ध्य, दिए हुए बिंदु पर तरंगदैर्ध्य। अब हम यहाँ पर θ1 बराबर अगर निकालें पहले के लिए, तो पहले के लिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2π/λ और साथ में यहाँ पर पथांतर है x क्या है, पथांतर, तो यहाँ पर क्या कर देंगे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो θ1 बराबर हमारा आ जाएगा 2π और θ2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2π/λ और इनटू हमारा x की जगह पर क्या हो जाएगा, दूसरा पथांतर λ/3, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2π क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर θ1 कालांतर के लिए निकालेंगे। थीटा लिखिए चाहे फाई लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर θ1 कालांतर के लिए इंटेंसिटी I' बराबर हमें पता है कि फॉर्मूला होता है I1 + I2, है ना, यानी I1 और I2 उतने ही होगा पहले के लिए, तो हम यहाँ पर I ही लिख लेते हैं, या फार्मूला लिखिए यहाँ I बराबर I1 + I2 + 2 √ I1 I2 और cos phi से। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूत्र से। इस सूत्र का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर I' बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा I प्लस, देखिए पहले के लिए क्या होगा I, फिर यहाँ यह हो जाएगा I + 2 √ इसके लिए इंटेंसिटी I × I, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos, यहाँ पर देखिए थीटा के लिए, θ1 के लिए जो हमारा कालांतर है θ1 बराबर 2π, तो ये 2π हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिए तो ये देखिए I और I मिलकर क्या हो जाएगा, 2I के बराबर हो जाएगा, प्लस ये हमारा 2 और I से I यहाँ पर जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा 2I और cos 2π की वैल्यू होती है 1, इतना हो जाएगा। तो इसे हम ऐड कर दें
तो हम ये कह सकते हैं कि आई डैश बराबर हमारा आ जाएगा ये 4i, और आई डैश मतलब पहले के लिए I1 के लिए इसे हम आई डैश यहाँ पर लिख लें, आई डैश और इसको कह दें आई डबल डैश, ठीक है। आई डैश के लिए इतना आ जाएगा और आई डैश बराबर क्या होगा, के दिया है हमें, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा के बराबर, के वैल्यू रख लें, ये हमारा हो जाएगा 4i, और अगर i की वैल्यू निकालना चाहें तो i बराबर आ जाएगा k/4। इसे चाहे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसकी ज़रूरत हमें सेकंड इक्वेशन में पड़ सकती है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, θ2 कालांतर के लिए, कालांतर के लिए θ2 कालांतर के लिए फिर इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई डबल डैश बराबर इंटेंसिटी I1 और I2 एक ही प्रकाश की तरंग जब दैर्ध्य उस माध्यम में होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं I + 2 अंडर रूट I × I और cos, जो यहाँ पर फाई है इसकी जगह पर इसका कालांतर 2π/3 है यहाँ पर। अब आप देखिए ये आ जाएगा 2i प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2i और मल्टीप्लाई इसका मान होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1i आ जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि आई डबल डैश यहाँ पर आ जाएगा 2i -i, और यह बराबर आई डबल डैश बराबर आ जाएगा i के, और i का वैल्यू समीकरण 1 में दिया है k/4। तो हम ये कह सकते हैं कि आई डबल डैश बराबर k/4 आ जाएगा, ऐसा समीकरण लिख लेंगे 1 से, ठीक है। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यानी दूसरे जहाँ पर पथांतर क्या होगा, λ/3 होगा, वहाँ पर इंटेंसिटी पहले की k/4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।